आम चुनाव देश में हो रहे हैं और ऐसे में यदि बात कचहरी की, पंचायत की ना की जाए, वहां की चर्चाओं की ना की जाए, वहां की बैठकों की ना की जाए, तो बात अधूरी रह जाती है। इस वक्त हम हैं कानपुर कचहरी के बाहर, एक जमघट लगा हुआ है और इस जमघट में चर्चा हो रही है तो चुनाव की हो रही है, समस्याओं की हो रही है। यहाँ पर तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी अपनी राय रखते हैं और इनकी राय शासन तक जाती है और शासन उस पर इम्प्लीमेंट करता है। इस तरह के ये लोग प्रोजेक्ट बना के देते हैं, ये प्लान बना के देते हैं और जनता से जुड़ी समस्याओं को मुख्य जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। इन्हीं लोगों के बताए हुए प्रोजेक्ट पर यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने की तैयारियां की गई, यहाँ पर मेट्रो लाने की तैयारी की गई और आने वाले समय में कानपुर को समस्याओं से निजात मिल सके उसको लेकर के भी ये लोग लगातार मंथन करते हैं। कमिश्नर डीएम की होने वाली बैठकों में अपनी राय देते हैं और उन समितियों में मेंबर्स भी हैं। सुरेश गुप्ता जी, हम आपसे बात शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आप कानपुर के लिए चिंतन करते हैं और कानपुर के लिए आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए अधिकारियों से मिलते हैं, जनता से मिलते रहते हैं। अभी अगर हम बात करें तो किस तरह की समस्याएं ऐसी हैं जो तमाम चुनाव के बाद भी मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं? सबसे बड़ी जाम की समस्या कानपुर शहर के अंदर जाम की समस्या बहुत है और यातायात जाम सुदृढ़ हो जाए तभी यातायात की समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बनाकर जो आज ये मेट्रो देख भी रहे हैं उसका डीपीआर हम ही लोगों ने बना के दिया था और वो उसका इम्प्लीमेंट प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये प्रदेश सरकार करती है, प्रदेश सरकार ने ये किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक डीपीआर और बना कर दिया है जो उन्नाव और लखनऊ तक मेट्रो को जोड़ने का लिए संभवतः वो उन्नाव तक का पास हो रहा है। अगर पास हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या कानपुर से और उन्नाव के बीच गंगा पार की समस्या दूर हो जाएगी। आपने बड़ी बात महत्वपूर्ण कही इन्होंने, गुप्ता जी ने। आपसे समझना चाहेंगे कि मेट्रो तो बन गई लेकिन मेट्रो कुछ किलोमीटर की बनी। कानपुर बहुत बड़ा है, 80 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, तो ऐसे में मेट्रो का प्रोजेक्ट फेल है। 3 डिब्बों की मेट्रो तो चल रही है, उसमें 3 यात्री भी नहीं होते हैं। देखिए, ये सब जो सपने दिखाए जा रहे हैं मेट्रो के, हमारा ये मानना है कि चुनावी परिदृश्य में चूंकि देश की संसद का गठन होने जा रहा है तो सबसे पहले शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ पूरी तरीके हमको हाईटेक बनाया जा रहा है लेकिन उसमें 100% बुलेट प्रूफ व्यवस्था न होने की वजह से इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आज नौजवान शिक्षा और रक्षा और स्वास्थ्य तीनों तरफ अपने आप मनमानी तरीके से लोग व्यवसाय कर रहे हैं और उसके चुंगल में आम आदमी फंस रहा है, जो कराह रहा है। नौजवान करा रहा है अपने पेपर आउट हो जाने की वजह से, सालों साल तैयारी करता है और वो जो है जब उसका नंबर आता है परीक्षा देने के बाद में तो रिजल्ट आउट, पेपर आउट, इसकी वजह से वो समस्याग्रस्त होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के लिए जो हम लोग अब अभिभावक हो गए हैं तो तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय बनते चले जा रहे हैं और मनमानी फीस लेते हैं। शिक्षा के साथ अगर उसका सही शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा के साथ व्यभिचार किया जा रहा है, वही स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से आयुष्मान योजना के तहत सरकारों ने ये प्रयास करने का काम किया, लेकिन आयुष्मान योजना का ही अगर घोटाला देख लिया जाए तो निश्चित रूप से आम जनता को बहुत ज्यादा लाभ होगा और उस योजना का पूरा लाभ ये आपके डॉक्टर्स और उसके बाद दवा निर्माता कंपनियां उठा रही हैं। निश्चित रूप से ये गैंग बना हुआ है, उस गैंग को हमारी सरकार तोड़ नहीं पा रही है। तो सबसे पहले अपेक्षा इन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हुए हैं। इनका कहना है कि व्यवस्थाएं हैं, विकास हो रहा है, विकास की गंगा बहाई जा रही है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी जो दावे हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पर समग्र विकास की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ समुचित वर्ग तक मिल रहा है। अभी हमारे पूर्व पांडे जी ने कहा कि आयुष्मान योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ, चूँकि मैं स्वयं, मेरा नाम राजू वाल्मीकि है, मैं स्वयं दलित समाज का हूँ। कानपुर में 450 मल्ल बस्तियाँ हैं, उन समस्त बस्तियों में इन सुविधाओं का लाभ मैंने जाकर समस्त निरीक्षण कर देखा है कि आयुष्मान योजना का लाभ और राइट टू एजुकेशन, जिसमें मैंने स्वयं प्रयास करके एलन हाउस, जयपुरिया जैसे विद्यालयों, वीरेश्वरम जैसे विद्यालयों में कराने का कार्य किया। निश्चित तौर पे अगर ये योजनाएं नहीं होती और निश्चित तौर पे इसका कंप्लायंस का काम इतनी जोरदारी से हो रहा है
जिसकी वजह से मेरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल अभिभूत है कि इन दोनों योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिल रहा है। दूसरा रही कानपुर के विकास की बात, अभी हमारे सुरेश गुप्ता जी ने बताया कि जाम की समस्या बहुत है। निश्चित तौर पे जब मैं कानपुर देखता हूं अपना, तो मुझे लखनऊ याद आता है। ट्रांस गोमती की योजना ने लखनऊ का विकास किया। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं आने वाली सरकार से कि यहाँ पर जो भी हमारा भावी सांसद आए, निश्चित तौर पर उससे मेरी अपेक्षाएं हैं कि इसी तरह ओवर रिवर ब्रिजेस दे दिए जाएं और इसको निश्चित तौर पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उन्नाव को और इसको सबको एकदम बिल्कुल जी एनसीआर की तरह डेवलप करने का काम किया है। यदि ऐसा हो जाता है, निश्चित तौर पे कानपुर का संपूर्ण विकास होगा। और ये समस्या जो जाम की है बड़े शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, कैलकाटा हो, जब तक उनका न्यू डेवलपमेंट नहीं हुआ है नहीं होगा, और ये डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। एक मास्टर प्लान की जरूरत है। राजू वाल्मीकि जी का कहना है कि एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिससे कानपुर की समस्याओं का निराकरण किया जाए, उनको निजात मिल सके। हमारे साथ बहुत से वक्ता और भी मौजूद है। हम आपसे समझना चाहेंगे मनोज जी, तमाम समस्याएं उनका निराकरण करने की कोशिश की जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है एक तो उसको फायदा नहीं मिल पाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर मेट्रो बनाई भी गई तो आधी अधूरी बनाई गई। यहाँ पर जो योजनाएं लाई जाती हैं वो ऐसी नहीं हो पा रही हैं कि आम जनता उसका भरपूर फायदा उठाए। यदि मेट्रो पूरी तरह से 4 लेन में यदि मूवमेंट करने लगती तो शायद जाम से समस्या से निजात मिल जाता। जाम एक बहुत बड़ा कोड़ बनता जा रहा है कानपुर के लिए। जाम तो बहुत बड़ी समस्या है कानपुर के लिए, लेकिन कोई भी योजना हो, कोई भी योजना जो आजकल बताई जा रही है, कही जा रही है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है। चाहे वो जाम हो, आयुष्मान हो, कोई भी हो। अभी जैसे राजू भाई ने कहा कि वो जयपुरिया ऐसे स्कूल में, बीरेंद्र स्कूल में आरटी के तहत एडमिशन कराते हैं। राजू भाई भले ही मेहनत करके बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी एडमिशन कोई भी स्कूल नहीं करता, बड़ा स्कूल आसान नहीं करता ही नहीं है। उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट देता है तब भी नहीं करते। एक आदमी एडमिशन करते हैं और बच्चों को इतना परेशान करते हैं कि वो लेते नहीं है। बस ये जो काम जिले स्तर से हो जाने चाहिए, कलेक्टर को कर देने चाहिए, जिलाधिकारी को हर हाल में कर देना चाहिए, उसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? व्यवस्थाओं में ये किस जगह लोचा है, किस जगह घालमेल है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में मीडिया ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कि बुलडोजर के तरह के दम पर प्रशासन और शासन चलाया जा रहा है, माफियाओं को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। लेकिन जो अधिवक्ता होने के नाते हम लोग समाज में महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन पर यह सरकार लगभग फेल रही है। और जो काम दरोगा स्तर पे, सीओ स्तर पे, कलेक्ट्रेट स्तर पे, एसडीएम स्तर पे होने चाहिए थे, उन कामों के लिए जनता को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी उनको उचित लाभ, समस्याओं का समाधान समय से नहीं मिल पा रहा है। सूबे के मुखिया बदल रहे हैं, समस्याएं नहीं बदल पा रही, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुखिया के मतलब चाहे मुलायम सिंह आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, अभी योगी आ गए हैं। बुलडोजर बड़ा एक चर्चाओं में है, चुनाव में ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह छाया हुआ है कि बुलडोजर बाबा कहा जाता है। समस्याएं क्यों नहीं सॉल्व हो रही? आप क्या मानते हैं? ये समस्या निपटाना नहीं चाहते हैं, समस्या निपट जाएगी, वोट कैसे मिलेगा? ये बुलडोजर तो एक शब्द है दिखाने के लिए। बुलडोजर चले होंगे तो 20 जगह चले होंगे, 19 किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय पर ही चले होंगे। एक संदेश है जनता को गुमराह करने के लिए, और जनता गुमराह हो ही रही है। इस पर समस्या निदान करने के लिए नीचे आना होगा, नीचे नहीं आते। ऊपर पेपर में, मीडिया में आपके माध्यम से संदेश दे देते, मैंने इसका मकान तहस नहस कर दिया, लेकिन जो दोषी वहां तक जाते ही नहीं है। दोषी एकदम नीचे थे। जैसे अभी भाई साहब ने शिक्षा की बात की, जो राइट टू एजुकेशन शिक्षा में आपका नाम आ जाता है, जब तक वहां का बाबू संबंधित आपसे रिश्वत नहीं लेगा, आप एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए डीएम साहब के यहाँ हाईकोर्ट ही जाना पड़ता है। आप सोचिए स्वतः एडमिशन हो जाए तो नहीं होता है। रिश्वतखोरी नहीं थम रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री संजीदा है, मुख्यमंत्री उसको लेकर के काफी गंभीर रहते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो या जो भी हो, एक्स-वाई-जेड, मायावती हो या अखिलेश हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? किस जगह से वो आप पाते हैं कि निरंकुश हो जाते हैं? क्या ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी नहीं है? जनप्रतिनिधि उन पर दबाव बनाए, जनप्रतिनिधि कम से कम न्याय की बात करें। इसीलिए लोकतंत्र, जनतंत्र कहा जाता है भारत का सबसे। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख जनता होती है, और जनता की जिम्मेदारी क्या होती है? इसने नेता चुन के दिया, अब नेता काम नहीं करेगा तो दिक्कत है। अब हमारे कानपुर में कम से कम 40 लाख की जनसंख्या है, सबकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन जिस तरह काम हो रहा है हमारे अनुसार तो वो पॉजिटिव है। क्योंकि एक घर बनने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है। रही बात मेट्रो की, अब मेट्रो बनने में जब बन जाएगी उसके बाद आप विकास देखेंगे ना। अभी तो आधी बनी हुई है, और भाई कोई बड़ा काम होता है जब आधी बनी थी तो आधी का उद्घाटन क्यों कर दिया? पूरा बनने के बाद करना चाहिए था। ये भी चुनाव का मसला हुआ ना। नहीं, ये तो हर पार्टी करती है भाई, हर पार्टी करती है। आधे में तो लोग उद्घाटन करते हैं, हर राजनेता करता है, लेकिन
लेकिन कहता दूसरे को, अपने को नहीं कहता है। पार्टी वही काम करती है, अपने को अच्छा दिखाती है, दूसरे को कमेंट करती है, काम वही भी करती है, तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना। हर एक पार्टी अपना स्वार्थ देखती है, तो यहाँ पे वो भी है। रही बात बीजेपी की, 10 काम करते हो सकता है 2-3 काम गलत हो, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। 10 में सर हम 9 तो दे रहे हैं श्योर। एक काहे काट रहे हैं, वो भी दे दीजिए। क्या विपक्ष के लोग रो रहे हैं इसलिए, जो विपक्ष के लोग रो रहे हैं ना इसके लिए कि भाई विपक्ष को जीतने तो रहने दो विपक्ष को। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी है और हम उनसे समझते हैं। समस्याएं तमाम हैं। जाम की समस्या है, इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से सड़कें और सकरी होती जा रही, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 5 मिनट की जगह 50 मिनट लग रहे हैं। देखिए, ये कानपुर है। कानपुर में लगातार जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है, जाम की भी वृद्धि हो रही है, प्रदूषण की भी वृद्धि हो रही है, और सिर्फ नाम हो रहा है। वो किसी की भी सरकार हो, मुझे लगता है वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है जो चीजें कानपुर में होनी चाहिए, जिस हिसाब से कानपुर का नाम है पूरे उत्तर प्रदेश में, कानपुर एक ऐसा शहर है जिसका नाम शायद दिल्ली तक जाता है, और उसके बावजूद कानपुर में वो सुविधाएं, वो योजनाएं, या कहिए कि नेताओं का उतना ज्यादा रुझाव नहीं दिखता। वो केवल यहाँ वोट की राजनीति तो करते हैं, नोट की राजनीति भी करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के विकास की राजनीति नहीं होती। वोट की राजनीति हो रही है, लेकिन किसी भी तरह से विकास की राजनीति नेता नहीं करते हैं। कानपुर की समस्याओं को लेकर के जब हम जिस जगह बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं ना, इस जगह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये वही जगह है जहां राम मनोहर लोहिया देश के विकास, प्रदेश के विकास और कानपुर के विकास के लिए चर्चा करते रहे। जनेश्वर मिश्र भी यहाँ बैठे हैं, राजनारायण भी यहाँ बैठे हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जो कांग्रेस के सरकार में गृह मंत्री भी रहे, वो भी गृह मंत्री होने के बाद भी यहाँ बैठते थे और आम लोगों से राय लेते रहे, अपनी सलाह देते रहे हैं। इसके अलावा शिव कुमार बेरिया भी मंत्री हुए हैं। हम कह सकते हैं यहाँ बैठने वाले, यहाँ पर बैठ के शहर के लिए चर्चा करने वाले लोग निकलते हैं। राजीव आज के समय राकेश सचान जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो भी यहीं पर अड्डेबाजी करते रहे हैं, यहीं पर बैठ के चर्चाएं करते रहे हैं, और उनकी सलाहें, उनकी मशवरा आज सरकार मान रही है। आज वो बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। यहाँ से कई विधायक निकले हुए हैं जो यहाँ विधायक होने के बाद भी चर्चाएं करते हैं और आके बैठते हैं और यहाँ पर लोगों से राय जानते हैं। सुरेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, कानपुर का बहुत बड़ा दर्द है, उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। 28,000 करोड़, लगभग 28,000 करोड़ रुपए साल का टैक्स देता है, कर देता है वो कानपुर, और उसके बाद अपने आप को ठगा हुआ मानता है। कभी वो योजनाएं सैफई चली जाती है, कभी गोरखपुर निकल जाती है, लखनऊ में पैसा लग जाता है, गौतम बुद्ध नगर में लग जाता है। जो मेट्रो सबसे पहले कानपुर को मिलने चाहिए थी वो लखनऊ शिफ्ट कर दी जाती है विकास के नाम पर। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमेशा ये होना चाहिए जो भी पैसा, एक रेशियो है कि जिस जिले का जितना पैसा प्रदेश को जाएगा, रेवेन्यू जाएगी, उसका उतना % जाना चाहिए उस जिले को। उस जिले में न जाकर वो दूसरे जिलों में ट्रांसफर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी स्कीमों में ले लेते हैं। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ इतना स्ट्रांग कभी, मैं तो ये मानता हूँ, नहीं रहा कि जो रोक सके कि हमारी अपनी डकैती को, कोई हमारे रकम पर डकैती डाला उसको रोक सके। ये जनप्रतिनिधियों का काम है, ना कि जनता का। मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा जो चुनाव हो रहे हैं कि जो शेयर है कानपुर का, वो कानपुर में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि कानपुर का विकास हो सके। बहुत बड़ी बात कही सुरेश जी ने। बिल पावर वाला नेता नहीं हुआ कानपुर में, और कानपुर लुटता रहा, कानपुर टैक्स देता रहा, कमाऊ पूत बना रहा और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता रहा। समस्या इस बात की है कि लोकतंत्र में जिसके लोग को जो मजबूत होना चाहिए, उसको अफसरशाही भी इसके लिए बहुत बड़ी बाधक है। अफसरशाही जो है, जैसे हमारे उर्सिला में तमाम विकास कार्य हुए, वो मशीनें आज भी पड़ी हुई हैं, उनको रेगुलराइज नहीं कर पाए। ये केवल अफसरों की भी नाइंसाफी है, और उसमें हमारे जो नेता हैं वो निहित स्वार्थों पर वशीभूत होकर के अपने कार्यक्रमों में लग जाते हैं और जनता के कार्यक्रमों की तरफ से उदासीनता बरतते हैं। उसका मुख्य कारण स्वार्थी नेता कानपुर से ज्यादा रहे, ये कह रहे हैं। ये स्वार्थी मतलब वो अपने आगे सोच ही नहीं पाए कानपुर के, जबकि वो थे कानपुर के लिए, उनको चुना गया कानपुर की जनता ने इसीलिए कि वो विकास करें। अल्लाह, आपको लगता है भविष्य में कोई ऐसा नेता मिल पाएगा जो कानपुर के लिए इतनी शिद्दत के साथ लगे? निश्चित तौर पे मुझे लगा है कि हमारे वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी जी ने जिस तरह स्मार्ट सिटी का एडॉप्शन कर हमें स्पोर्ट्स हब दिया, कानपुर को 44 करोड़ रुपए का सिंथेटिक पार्क दिया, इसके बाद आनंदेश्वर ताज कॉरिडोर
चल रहा है, कार्य चल रहा है। उनकी एक योजना यह एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की है जो हमें अनवरगंज से ले जाकर मंदना तक ले जा रही है। लेकिन एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पास हुआ, उसका नारियल भी नहीं फूट पाया, उसमें ऑब्जेक्शन लग के आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ऐसे में आखिरकार जो प्लानिंग्स होती है, जो योजनाएं होती हैं, वो धरी रह जाती है। मनोज भाई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एलिवेटेड रोड इतनी बार चेंज हुआ है, कभी एलिवेटेड पुल बनाया गया, कभी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये जो समस्या है कानपुर की, मेन जाम की बहुत बड़ी समस्या है। और कानपुर को हमेशा ही ठगा रहा जाता है। इतना टैक्स देने के बावजूद सारी योजनाएं लखनऊ, एनसीआर इस सब जगह जाती हैं, कानपुर को कुछ नहीं मिलता है। कानपुर कुछ नहीं, और कानपुर जो मिलना चाहिए वो तो कतई नहीं मिलता है। कानपुर को कुछ नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए उसमें कतई नहीं मिलता है। क्यों? क्या आप क्या वजह मानते हैं? सरकार की जो भी योजना आई है वो धरातल पर जो है लागू हुई ही नहीं। अब बात कर रहे थे आनंदेश्वर कॉरिडोर की, तो वो कॉरिडोर तो बना और गंगा की सफाई के नाम पर यहाँ नालों की टेपिंग कर दी गई, लेकिन उसकी वजह से वो पूरा आनंदेश्वर मंदिर 2 महीने सीवर के पानी से भरा रहता। पूरा रोड जो है नाव चला के आदमी घरों तक जाता है। आज प्रधानमंत्री कानपुर में आ रहे हैं और वो एक रोड शो कर रहे हैं। जब आप गुमटी में जाएंगे तो गुमटी का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। वहाँ रोड बनकर तैयार हो गया है। ये स्मार्टनेस 5 सालों तक क्यों नहीं आती है? 5 सालों में आनी चाहिए ना। 5 सालों में लोग इंतजार करते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इतनी सारी लोगों ने समस्याएं बताई, लेकिन सबसे सुखाल शहर कौन सा है? कानपुर। क्यों? हाँ, खुशहाल शहर है, सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं यहाँ पे, इतने खुश हैं यहाँ के लोग इतनी समस्या होने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? लोगों की अपेक्षा यहाँ की ज्यादा है, इसलिए लगता है कि लोगों को चाहिए कि तुरंत हमें ये चाहिए। आपने 2 विरोधाभासी बातें की। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा और सबसे खुशहाल भी कानपुर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के विपक्षी भी तो है, विपक्षी क्या चाहेगा? हाँ, वो विपक्षी का काम ये है कि भाई हमें और चाहिए और चाहिए। तो ये तो सोचो आपसे समझना चाहेंगे। ये तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल अगली टिकट भाजपा के ही पाएंगे। हाँ, और इनको यही यहाँ के नेता होंगे। आप क्या कहेंगे? हम एक निष्पक्ष नागरिक होने के नाते ये कहना चाहेंगे कि जो कानपुर का हिस्सा है वो कानपुर को नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी होती है और टैक्स जमा होने के बाद दोनों टैक्स अलग अलग बाइफरकेट करके वापस किए जाते हैं, उसी प्रकार अगर कानपुर सबसे अधिक राजस्व देता है तो उस राजस्व का सबसे अधिक हिस्सा भी कानपुर को मिलना चाहिए। उसके डिस्ट्रिक्ट रेशियो होना चाहिए, जो हमारा जिसको जाता है हमको मिलना चाहिए। इसके अलावा जवाब दें, आपकी बात का क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हमारे साथ एक उद्यमी भी हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम मोहित है। मोहित, आप तो कारोबारी हैं। कारोबारी अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा सरकार के पास जाते रहे और सरकार उनका समाधान करती रही है। पिछले इन सरकारों में जो ये सरकार आई हुई है, 10 साल में मोदी सरकार, 6 साल से योगी सरकार, आप क्या संतुष्ट हैं उनके क्रियाकलापों से? आपकी सुनी जा रही है? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आज जो व्यापारी है व्यापार करने निकला हुआ है, लेकिन क्या इस व्यापारी को व्यापार की तरह देखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि व्यापार के लिए जो इन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं जो डेली पे डेली चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। आप जीएसटी को लेके आए हैं, पोर्टल में डाला है, आज वो उनके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है तो रातों रात जीएसटी के पोर्टल में चेंजेस कर देते हैं। आपने एमएसएमई का उठा दिया, एमएसएमई में आपने बोल दिया कि 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स आईटीसी से वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। मतलब मेरा पैसा, व्यापारी का पैसा आप अपने आप ऑटोमेटिक काट लेंगे। कुछ भी करने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए एक जो मध्यम वाला व्यापारी है वो कैसे करेगा। आपने एक डाल दिया कि जीएसटी में अब वकील देखेगा, सीए देखेगा, जिसकी पूंजी ही लागत इतनी कम है वो एक अकाउंटेंट को कैसे पैसा देगा? जो कमाई 10,000 रुपये कर रहा है वो उसको 6,000 रुपये कैसे देगा? चलो उसको 6,000 रुपये देता भी है तो ये आपने उसके ऊपर बात दे डाल दी कि आपके अंदर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, बिना उसके कुछ भी काम नहीं होएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यापारी हित में नहीं है। कहा जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा के पीछे व्यापारी रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, लेकिन इनका जो दर्द हमने समझा उससे इतना तो साफ हो गया कि ये बहुत खुश नहीं बल्कि नाराज हैं और अपनी समस्याओं में इतनी ज्यादा फंस गए। सरकार ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में ये फंसे हुए हैं, छुटकारा चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। सरकार को जरूरत है कि ऐसे में एक सही कदम उठाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। आपसे बात करना चाहेंगे, कानपुर की समस्याओं को लेकर तमाम बातें हुई, आप क्या समझते हैं कि जो कानपुर की समस्या है उनका निराकरण 5 साल में हो सकता है या इसको 50 साल और चाहिए? अभी भाई जैसे आज आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस एरिया का कायाकल्प हो गया।
अगर ऐसी अधिकारी तंत्र चाहे तो सारा काम हो सकता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं 2021 में तरणताल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 2023 में मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन किया, आज तक स्विमिंग पूल नहीं चालू हो पाया, उसमें 14 करोड़ रुपए लगे हैं। इसको भ्रष्टाचार कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। एक हमारे बड़े भाई 10 में 9 नंबर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 10 में 12 नंबर आप दे दो, क्योंकि आपको देने ही देना है। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया, शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो आज तक नहीं चालू हो पाया। अभी भी जाइए, पानी भरा है, लेकिन लोगों को कूदने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो चालू हो जाएगा तो लैंडमार्क का नुकसान हो जाएगा, ब्लू बर्ड का नुकसान हो जाएगा, यूनियन क्लब नुकसान हो जाएगा, गंजेस क्लब नुकसान हो जाएगा। ऐसा तानाशाही है। ये 10 में 12 नंबर दे रहे हैं, बड़े भाई हमारे काबिल है, मजा। हम उन्हीं के पास आ रहे हैं, उनसे समझना चाहेंगे। बहुत गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, गंगा के पॉल्यूशन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि गंगा में नाले सब बंद नहीं हुए हैं, टैप हुए हैं, बारिश में जाते हैं, उसके बाद भी जाजमा वाले से पूछे जाके सारे नाले बंद उन्होंने कर दिए, बेचारे सारी गंदगी खत्म हो गई उनकी। जो गंदगी साफ करते डालते थे नाले में, वो सब उन्होंने खत्म कर दी। अब जादू वाले कह रहे हैं कि सरकार खराब है कि हमारा नाला बंद करा दिया। सफाई करो तो दिक्कत, ना सफाई करो तो दिक्कत। भाई विपक्ष का काम ही क्या है? ये लोग सब फ्री में जाते हैं, लोग यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। ये जितने विपक्षी पार्टी सब फ्री में जाते थे, तो इनके कार्ड बंद करना पड़ा। इनके कार्ड बंद करना पड़ा जब लोग सब घुस जाते हैं जाके फ्री में, तो इसके कार्ड बंद ही कर दिया है। ठीक है, हम 10 में तो हम सब, लेकिन 10 में से 15 नंबर मिलना चाहिए, तो 12 ही बोल रहे हैं, विपक्ष को 2 नंबर मिलेगा। बिना विपक्ष के बात अधूरी है लोकतंत्र की। ये थी हमारी खास चर्चा। अब तो चुनाव आ ही गया है, चुनाव पर चरम पर है, लोग लगातार हर दिन चुनाव सीट्स पर पहुंच रहा है, और इस तरह की डिबेट, इस तरह की बहस आपको गली नुक्कड़ पे लगातार देखने को मिलेगी। ये थी हमारी खास प्रस्तुति। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, कहीं मत जाइए, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।